जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम जियोग्राफी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है भूकंप, अर्थक्वेक नाम है। अभी हाल ही की घटनाओं को आपने सुना होगा जो बहुत ही बहुत मतलब हाईलाइटेड थी ट्रेंड में। मतलब ऐसी घटनाएँ थी, नेचुरल डिसास्टर, भूकंप से नेचुरल डिसास्टर भी आता है, जहाँ पे भी आता है बहुत जन धन की हानि होती है। तो वैसा ही एक भूकंप अभी जो आया था, एवी सेंटर देखा गया था। आपने सुना होगा टर्की और सीरिया में बहुत बड़ा भूकंप आया, बहुत बड़ी त्रासदी हुई जिसमें अप्रॉक्स 4000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। कई लोग भी बीमार हैं, कई लोग जीवन से लड़ रहे हैं। लेकिन इस बात पे इसलिए चर्चा मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ अभी हो चुकी है। भूकंप क्या है आखिर भूकंप से इतनी जनधन की जो जनधन की हानि होती क्यों है। आपको लग रहा होगा कि ऐसी जनधन की हानि जो हो गई है क्यों होती है। तो उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब हम जानेंगे कि भूकंप क्या है। चर्चा हम उस पर बाद में करेंगे जब उसके हम जो प्रभाव को पढ़ेंगे, उसके जो निष्कर्ष, जब हम निष्कर्ष पहुँचेंगे तब वहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। जब उसके मानव जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे, सकारात्मक नकारात्मक, तब वहाँ पर हम लोग इसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा, कभी 2 दिनों से हम लोग जो है कोई वीडियो नहीं डाले हैं क्योंकि हम लोग हमेशा जो है आपको वीडियो दे रहे थे लगातार। लास्ट वीडियो जो हमारी थी ज्योग्राफी की ही थी। हम मैथमेटिक्स की वीडियो नहीं कर पाए थे किसी कारणवश, क्योंकि जो है मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था। आज हमने जैसे मैं सही हुआ, मैं तुरंत यहाँ पर आ गया। मैंने सोचा आपको जो है वीडियो कम से कम देना चाहिए। जैसे मैं स्वस्थ फील कर रहा हूँ, अच्छा फील कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए थोड़ा अब वीडियो जो है बना ली जाए। तो वही आज हमने सोचा कि आज जो है कुछ नया टॉपिक हो जाए, क्योंकि अभी हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा वर्ल्ड ज्योग्राफी का हम स्टार्ट यहीं से करेंगे क्योंकि इससे आप बहुत रूबरू हैं, इस सब शब्द से काफ़ी हाईलाइटेड था। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं आखिर इतना ख़तरनाक चीज़ है क्या जो तबाही मचा के रख दिया इतनी बड़ी। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इस टॉपिक पर आने से पहले सबसे पहले मैं आपसे बताऊंगा कि आप वीडियो को जो है शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक को स्टार्ट कर दिए एक प्रकार से मान सकते हैं, लेकिन स्टार्ट करना चाहिए जो टॉपिक होते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक आते हैं जो आंतरिक बल, बाह्य बल होते हैं, वहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है, लेकिन हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन हम सबसे पहले अब इस टॉपिक के बाद हम दूसरे टॉपिक पे आएंगे। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो कुछ ऐसा ही होगा जो स्टार्टिंग का होता है, ठीक है। तो इसमें कतई आपको घबराने की जरूरत नहीं कि हम आपको दे नहीं पा रहे हैं। आप सोच जो है जो टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हो वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस पर ज़रूर हम चर्चा करेंगे स्टार्टिंग से। तो आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले आज की हम लोग जो है मज़ेदार मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करेंगे। मज़ेदार भी कह सकते हैं और एक बहुत चीज़ सीखने वाली बात भी है जो कुछ लोग सीख नहीं पाते हैं, कुछ लोग जानते हुए भी उससे बचने का प्रयास करते हैं, उससे अनजान रहते हैं। तो ऐसे ही एक मोटिवेशन थॉट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आज के हम जो पॉइंट हैं उस पर डिस्कस करेंगे। ज़्यादा हम लोग बहुत आगे तक इसको नहीं करेंगे क्योंकि लगभग 3 दिनों तक चलेगा टॉपिक, बड़ा टॉपिक है। और अपने आप में एक समझ लीजिएगा कि आपको जब पता चलेगा कि ज्वालामुखी और भूकंप दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, सुनामी, ये 3 चीज़ जो नेचुरल डिसास्टर के रूप में सामने आती हैं, हमेशा देखने को मिलती हैं कि ज्वालामुखी कहीं वोल्केनिक इरप्शन हो गया तो कहीं जो है भूकंप का क्या कहते हैं, क्या हुआ, भूकंप के झटके आए हैं। तो अभी जैसे कि एक अमेरिकन जो है भूगोलवेत्ता हैं, सिस्मोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी ऐसा एजम्पशन किया है कि जो ईपी सेंटर टर्की में बना हुआ था वैसा ही एक सेंटर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में सेंटर कहीं बनेगा, ऐसी उनका मानना है। तो अगर यहाँ पे बना तो झटके यहाँ पे आने की संभावनाएं हैं, लेकिन इसको हम मान नहीं सकते क्योंकि, लेकिन फिर भी अगर हमारे यहाँ के जो भूगोलवेत्ता हैं, जो मेटोलॉजिस्ट हैं या सिस्मोलॉजिस्ट हैं, वो लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर कुछ ऐसा होगा तो वो अलर्ट कर देंगे, अलर्ट जारी कर देंगे। तो उसको भी आप देखते रहिएगा कि न्यूज़ का चैनल है, तो कहीं पर भी आ सकता है। नेचुरल डिसास्टर है, प्राकृतिक आपदा है, तो कहीं पर भी पॉसिबल है, इससे हम बच नहीं सकते हैं। आपको ये नहीं हो सकता कि हम लोग कई भी अपनी बहुत बड़ी बड़ी आपदाओं को हमने अपने ही देश पे देखा है। जैसे कि फ़िलहाल में कई सारी आपदाएँ आपने उत्तराखंड में देखी हैं। उत्तराखंड में इससे पहले भी 2016 में बहुत बड़ी आपदा हुई थी। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप कैसी आपदाओं से हम खुद जूझ चुके हैं, उससे निकल के बाहर आए हैं। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या वाकई में एक मानव का इसमें रोल रहता है कि केवल प्रकृति का रोल रहता है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। क्या मानव का प्रकृति से अटूट संबंध, जो एक कोटेशन है, ये भी टॉपिक ज्योग्राफी का है। ये ज्योग्राफी में आपको कल्चर इकोनॉमिक्स में या आपको एनवायरनमेंट ज्योग्राफी में देखने को मिलेगा। सामाजिक सांस्कृतिक जो भूगोल है उसमें भी हम लोग जो इसको पढ़ते हैं कि मानव का प्रकृति से क्या संबंध, कैसा संबंध है।
मानव का प्रकृति से कैसा संबंध है, इसको भी हम चर्चा करेंगे। एक्चुअली दोस्तों क्या है ना कि हम लोग पंखा बंद करके रखे हुए हैं, गर्मी आ ही रही है, तो पंखा इसलिए बंद करके रखें क्योंकि अगर बंद चलेगा तो जो है हम कैसे व्यवस्था करेंगे कि सामने चाहे रखें, सरसराहट की ज़्यादा आवाज़ ना, क्योंकि माइक में जो है इसका प्रभाव पड़ता है तो सब क्लियर आवाज़ नहीं जा पाती है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हाँ, आधा 1 घंटा की बात है, तो उसमें जो है हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम लोग वो कर सकते हैं कि एडजस्ट कर सकते हैं। गर्मी है, एडजस्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा तो कोऑपरेट करना ही है हमको। और तो मैं आपसे पहले सबसे पहले आज एक मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करूँगा, इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के जो है हम लोग फिर जानेंगे कि आज का क्या है थॉट, क्या आज का जो क्लास क्या है, क्लास का मोटिव क्या है। ठीक है, तो आज के मोटिवेशन थॉट पर बढ़ने से पहले सबसे पहले हम जो है एक बात आपसे और बताएंगे कि कहीं कई बार होता है कि हमारी वीडियो में जो है नॉइज़ आ जाती है, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे बताया था कि अगल बगल कुछ उपद्रवी लोग रहते हैं यहाँ पे, तो वो उपद्रव मचाते रहते हैं, क्योंकि वो सामाजिक लोग नहीं, समाज से हट के रहते हैं वो लोग। तो मैं क्या ही बताऊँ, अब उनके बारे में क्या कर सकते हैं कि बस एडजस्ट कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं, वो उनसे बोलना ही उचित नहीं है, क्योंकि कहते हैं हिंसा हमेशा हिंसा ही नहीं होती है। हम हिंसा करने यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, तो उस पर हम कोई बात नहीं है, तो हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन आप इसको एडजस्ट करिएगा। कभी ऐसा आपको फील हो कि हम पीछे से कोई ऐसी नॉइज़ आ रही है जो थोड़ा सा इरिटेट करती है, तो हम क्या ही कर सकते हैं उसमें। अभी हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब हमारे पास कोई ऐसे इक्विपमेंट भी नहीं है जैसे कि एडिटिंग करने वाले लैपटॉप वगैरह। तो अभी हम जो है डायरेक्ट मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं, उसको अपलोड कर देते हैं। हम ज़्यादा अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जितना करना चाहते हैं कर लेते हैं। बाकी आप लोग हमको कोऑपरेट करिए, आप लोग हमको सहयोग दीजिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, आने वाले समय में हम आपको बेस्ट कंटेंट दे पाएंगे। ठीक है, समय बलवान होता है, समय आज परीक्षा ले रहा है, कल हम आपको अच्छा से अच्छा दे सकते हैं, लेकिन हम आपके साथ लगे रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। बस आप हमारा साथ मत छोड़िएगा, आप अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिएगा। ठीक है, ये इमोशन इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मुझे खुद बहुत प्रभावित करती हैं, मुझे खुद बहुत बुरा लगता है कि मैं देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने जो मुझसे हो पाया है मैं अपना देने का प्रयास कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, बाकी तो जो है वो चल ही रहा है। तो सबसे पहले आज की मोटिवेशन थॉट में डिस्कस करूँगा कि 1000 योद्धाओं पर विजय पाना बहुत आसान है। 1000 योद्धाओं पर विजय पाना बहुत आसान है कि 10, 20, 50 लोग खड़े हैं, उनको आराम से आप हरा सकते हैं, लेकिन अपने आप पर विजय पाना, आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स है उन पर विजय पाना बहुत मुश्किल है। जो अपने आप पर विजय पा लेता है, अपनी प्रॉब्लम से विजय पा लेता है, जो मतलब कुछ करना चाहता है, मतलब एक जो उसके पास प्रॉब्लम्स है, जैसे हम पढ़ना नहीं, हमारे पास कई सारी प्रॉब्लम्स, मैंने बताया ना, जब हम भी आगे सक्सेस के रास्ते में चलते हैं, कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि हम लोग जो है उनसे ओवरकम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, उन पर विजय प्राप्त करते हैं। तो वैसा ही क्या है कि आज हम लोग जो है 1000 योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पा लेता है वही सच्चा क्या है, विजयी होता है। वही क्या है, सच्चा विजयी है। वही सच्चा क्या है, विजयी है। वही सक्सेसफुल पर्सन है, वही आगे बढ़ के निरंतर आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इस बात पे आप सोचिएगा। और एक पॉइंट और है कि जैसा कि आज हम जैसा एज यू सो सो यू रीप, ये बहुत एक लोकोक्ति प्रोवर्ब है, बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो जैसा आज हम लोग करेंगे वैसा ही हमको कल मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस बात पे ज़रूर आप फोकस रखिएगा कि आज अगर हम बेस्ट करेंगे, अपना आज बेस्ट देंगे, तो फ्यूचर हमारा ज़रूर ब्राइट होगा। ये प्रॉमिस मैं आपसे करता हूँ, ये 100% श्योर है। तो ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी की आज के हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और बड़े आराम से जो है आज के टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा भूकंप होता क्या है, अर्थक्वेक क्या होता है। नाम शब्द से आप भूकंप, कंप माने कंपित हो जाना, भू माने क्या होता है, पटल, धरातल, धरातल का कंपित हो जाना, इसके शब्द में छुपा हुआ है। मैंने आपसे बताया था बच्चों की ये जो है, एक मिनट, मैंने आपसे बच्चों पहले ही बताया था कि भूकंप का मतलब शब्द को अगर आप विच्छेद कर देंगे, संधि विच्छेद जो शब्द होता है, वर्ण विच्छेद हो, तो उससे अर्थ निकल आता है भूकंप। भूकंप का मतलब ही समझ रहा है, भू माने धरा, पृथ्वी, धरातल, क्रस्ट, कंप माने कंपन होना, वाइब्रेशन होना। तो धरातल का कंपन होना, दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक, भूकंप, वही भूकंप कहलाता है। तो मतलब आप समझ रहे हैं ना, पृथ्वी पर 2 प्रकार के बल लगते हैं, जिससे क्या होता है कि धरातल पर संरचनाएं बनती हैं, चाहे जैसी संरचनाएं हों, आंतरिक बल और बाह्य बल। ठीक है, एंडोजेनेटिक फोर्स, एक्सोजेनेटिक फोर्स, 2 प्रकार के फोर्स लगते हैं। ठीक है, इन्हीं बलों के प्रभाव से क्या होता है कि धरातली चट्टानों पर एक प्रकार का कंपन उत्पन्न हो जाता है, एक प्रकार का अचानक कंपन उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर आंतरिक और बाह्य बल के कारण धरातल पर उत्पन्न होने वाले अचानक कंपन को बता के तो आते नहीं, अचानक कंपन क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं, अचानक कंपन को। ठीक है ना, तो भूकंप क्या होता है, भूकंप मूल रूप से क्या होता है, जैसे कि हम कह दें, ये जैसे बॉटल आप देख रहे हैं ना, इस बॉटल पे हमने क्या है, एयर भरी हुई है, क्या है,
इस बॉटल पर एयर है। अभी पुश करोगे तो इतना दबेगी, अगर मैं इसको खोल दूंगा ना तो ये सारा पुश हो जाएगा बिना फोर्स लगाए। तो इसमें क्या है, एक प्रकार की एयर भरी हुई है, एनर्जी जैसे कह सकते हैं, ठीक है। ये आप कभी साइंस में पढ़े होंगे, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो पढ़े थे आपने, स्थितिज ऊर्जा उसकी पोजीशन के कारण जो ऊर्जा होती है, स्थिति के कारण। वैसे मान लीजिए है, ये यहाँ पे है, ऊंचाई पर है, इसमें स्थितिज ऊर्जा हो गई है, कोई मुझे कंपन करे और इसमें जो एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा मतलब एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा जो है वो यहाँ से अगर मेरे हाथ से किसी प्रकार से कंपन की वजह से छूट जाता है तो ये क्या गतिज ऊर्जा के रूप में नीचे गिरेगा आगे। तो मतलब समझ रहे हो ना बात, कि जो पृथ्वी पर एक प्रकार की एनर्जी क्या हो जाती है, मूल रूप से क्या हो जाती है, पृथ्वी पर संचयित हो जाती है एनर्जी। मान लीजिए संचयित है और उस पर हमने ऊपर से धक्का मारा, जैसे बोतल है, बोतल पर एनर्जी संचयित है, इसमें हमने ऊपर से धक्का मार दिया ऐसे करके। धक्का जब तेज़ी से मारेंगे तो इस पर जो है बोतल का कोई ऐसा वीक पॉइंट होगा जो ब्लास्ट करके बाहर आ जाएगा, इसकी एनर्जी जो होगी निष्कासित हो जाएगी, बाहर निकल आके आएगी। तो आप बात समझ रहे हैं ना। तो पृथ्वी पर भी कहीं एनर्जी एक जगह पर संकुचित होती है, एक जगह पर एकत्रित होती है। जब उस पर हम कोई प्रकार का फोर्स लगा देते हैं, किसी प्रकार की क्रिया हो जाती है, तो जो एनर्जी एक प्रकार पर संचित होती है ऐसे करके, वो संचित एनर्जी को है बाहर निकलने का प्रयास करती है, जो निष्कासित होने का मतलब बाहर विमोचित होने का प्रयास करती है, विमोचित हो जाती है, निष्कासित हो जाती है। जब एनर्जी बाहर निकलती है तो तरंगों के रूप में निकलती है। बच्चों दिमाग में रखें, तरंगों के रूप में एनर्जी निकलती है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक प्रकार का पटल है, मतलब एक प्रकार का भूखंड है, ठीक है। अब इस पे जो है एनर्जी यहाँ पे अंदर से एनर्जी यहाँ पे है, एनर्जी यहाँ से निकल रही है। तब यहाँ से एनर्जी निकल के 3 प्रकार की एनर्जी निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है टक्कर मार देती है, यहीं पे हमारा मान लीजिए घर बना हुआ है तो यहाँ पर ऊपर पहुँच जाता है और ये हमारा घर ढह जाता है, ठीक है ना। आजकल इसीलिए भूकंप रोधी घर बनवाए जाते हैं पिलरदार, बच्चों देखे होंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले कौन सी रे पहुँचती है, पी पहुँचती है, फिर एस पहुँचती हैं और बाद में एल तरंगे पहुँचती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और एल। एल माने टर्सरी तरंगे होती। एल क्यों नाम दिया गया है, डी.एन. लॉ नाम के एक क्या कहते वैज्ञानिक थे, उन्होंने इन तरंगों की खोज की थी, इसीलिए इस तरंग का नाम एल कर दिया गया है। इस बात को भी दिमाग में रखना है बच्चों, ठीक है। तो इतना आपको मैं आशा करता हूँ आपको जो समझ में आ गई होंगी। और आगे बढ़ते हैं, भूकंपी तरंगों, तो भूगर्भिक तरंगे जो ऊपर आती हैं उन्हें भूकंपी तरंगे कहते हैं, ठीक है। जो एनर्जी निष्कासित हुई, एनर्जी जो बाहर निकली, उस जो एनर्जी एक जगह एकत्रित थी, ठीक है, किसी फोर्स के कारण जो बाहर निकली, वही एनर्जी क्या है, तरंगों के रूप में, भूगर्भिक तरंगों के रूप में बाहर आती है। 2 प्रकार की तरंगे होती हैं, मतलब 3 प्रकार की होती हैं, भूगर्भिक और सतही। सतही तरंगे एल होती हैं, भूगर्भिक 2 प्रकार की होंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी तरंग को क्या कहेंगे, जो तीनों माध्यम में चल सकती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं और सबसे तेज गति से चलती हैं। एस तरंगे क्या होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये ठोस में चल सकती हैं लेकिन द्रव में चल नहीं सकती हैं। इनकी जो गति होती है बच्चों, एस तरंगों की अपेक्षा कम होती है। और जो एल तरंगे होती हैं, ये सबसे बाद में पहुंचने वाली तरंगे होती हैं। इन्हें लंबी तरंगे कहते हैं, लॉन्ग वेव कहते हैं, लॉन्ग वेव कहते हैं। जब ये देर में पहुंचती हैं तो ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। और सबसे विनाशकारी तरंगे एल होती है, क्योंकि सबसे बाद में पहुंचती हैं, ठीक है। तो ये बात आपको दिमाग में रखना है। तो भूकंप पढ़ने से पहले मैं भूकंप के बारे में आपको बता चुका हूँ, भूकंप होता क्या है। इसके बारे में फोकस एवं अधिकेंद्र के बारे में बात करूँगा, फोकस और एपिसेंटर के बारे में बात करूँगा बच्चों, ठीक है। फोकस और एपिसेंटर के बारे में बात करूँगा, फिर भूकंप के प्रकार एवं कारण के प्रकार, ठीक है। भूकंप के कारण क्या है और प्रकार क्या है, भूकंप का वितरण कहाँ कहाँ है, प्रभाव क्या होता है और परिभाषिक शब्दावली। ये मेरा आज का मतलब ऐसे पढ़ाऊँगा मैं। तो आज मैंने भूकंप क्या होता है इसको तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो भूकंप चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं कि भूकंप क्या होता है, ऊर्जा होती है भूकंप एक प्रकार की ऊर्जा जो पृथ्वी के धरातल के नीचे रहती है। जैसे मैंने आपका एक यहाँ पे एक पार्ट ले लिया ऐसे करके, ये यहाँ पर हमारा घर बना हुआ, यहाँ पेड़ पौधे सब कुछ है। यहीं पर क्या है, मान लीजिए एक प्लेट लगी हुई है, इसी प्लेट में एनर्जी है यहीं पे, ठीक है। अब एनर्जी में किसी कारणवश ऊपर से या प्रेशर हुआ या कई प्रकार के जो कारणों में हम पढ़ेंगे किस प्रकार के इतने प्रकार के भूकंप होते हैं। तो यहाँ पे जब भूकंप की यहाँ एनर्जी बाहर आएगी तो यहाँ पे जो है पुश करेगी, वेव आएगी तो यहाँ पे क्या करेगी बच्चे, यहाँ पे जो है एक प्रकार का कंपन उत्पन्न करेगी, वही भूकंप कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरी बात आपको जो है समझ में आ गई होगी। तो भूकंप मैंने बताया था कितने प्रकार के होंगे, प्राकृतिक जन्य होते हैं, मानवजन्य भूकंप होते हैं, ठीक। अवस्थी के आधार पर भूकंप होते हैं, गहराई के आधार पर भूकंप के प्रकार जानेंगे। तो मानव के आधार पर मानव जनित, प्राकृतिक जन्य भूकंप, और गहराई के आधार पर भूकंप, और अवस्थिति के आधार पर मतलब उसकी पोजीशन के आधार पर भूकंप के प्रकार को हम जानेंगे। तो मैं इतना आपको बता चुका हूँ। मैं अभी बात करूँगा अधिकेंद्र क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है और फोकस क्या होता है। इस पर हम लोग जो है चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है, कि अधिकेंद्र क्या होता है और एपिसेंटर क्या होता है, इसको हम जो है चर्चा करेंगे। तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट, तो हाँ बच्चों थोड़ा सा वो डस्ट था, वो डस्ट हम लोग
कहीं पर रख दिया था तो उसको मैं ढूंढ रहा था। बच्चों में डस्टर मिल चुका है, ठीक है। तो हम लोग जो है बात कर रहे थे किस पे, कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी है ऐसे करके यहाँ पे है, यहाँ पे एक फोकस है, ठीक है, और इसके चारों तरफ ऐसे करके एक वेव बनी हुई है, ऐसे करके वेव है ऐसे करके, और यहाँ पे जो है अधिकेंद्र है। ये अधिकेंद्र आपको दिख रहा होगा, ये फोकस है, फोकस है, ठीक है बच्चे, अधिकेंद्र है, फोकस है। तो फोकस क्या होता है, धरातल के नीचे वह आंतरिक भाग जहाँ पर एनर्जी स्टोर होती है। मतलब मान लीजिए यहाँ पर एनर्जी, मूल रूप से यहाँ पर इस फोकस पर एनर्जी, फोकस पे सब कुछ होता है, कहते नहीं हर चीज़ का सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर होता है। भाई इसका सेंटर कहाँ है, हम जियो फिजिक्स का चैप्टर है तो इसका सेंटर कहाँ है, जहाँ पर ये टिक जाए। आप समझिए कि हर चीज़ का एक सेंटर होता है जहाँ पर उसका सारा बिंदु क्या होता है, स्थित हो जाता है। जैसे इस पेन का सेंटर ऑफ मास होगा, जहाँ पे इसका केंद्र, फिजिक्स का एक चैप्टर है जब हम लोग उसमें पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी दिखाता है कि जहाँ पे ये बैलेंस हो जाता है। तो वैसे ही क्या होता है कि पृथ्वी में जो है एक सेंटर होगा, फोकस होगा, जहाँ पर जो है एनर्जी स्टोर होगी। क्या होगी बच्चे, वहाँ पर क्या होगी, एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। वहीं पर क्या होता है, भूकंप, जहाँ पे एनर्जी स्टोर होगी, जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एनर्जी स्टोर है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब किसी कारणवश यहाँ पे जो है किसी मान लीजिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेट है, प्लेट यहाँ पे प्लेट है, अब प्लेट में मान लीजिए यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा, ऐसे फोर्स लगा, यहाँ पे चटकन आई, प्लेट आ गई, यहाँ पे टक्कर मार दी, यहाँ पे एनर्जी स्टोर थी, ठीक है। अब ये प्लेट आके यहाँ से टकरा गई। भूकंप को एक प्रकार कह सकते हैं एटम बम टाइप का है, कि मान लीजिए उस पर टक्कर लगा, वो पिन निकली और ब्लास्ट हो गया। वैसे ही है, जैसे हम लोग कभी देखते हैं कि भूकंप वगैरह जो बम वगैरह लगे रहते हैं कि उस पर ऐसे पैर रखो, ग्रेनाइट वगैरह रहते हैं, वो जो माइंस बिछे रहते हैं, समझ सकते हो कि जब यहाँ पे मतलब यहाँ सेंटर है, यहीं पे भूकंप की उत्पत्ति होती है। यहाँ मान लीजिए एनर्जी है, अब यहाँ पे टक्कर लगी, एनर्जी बाहर निकलेगी। तो जहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति होती है सबसे पहले क्या होता है, धरातल के नीचे पृथ्वी की आंतरिक भाग से जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एनर्जी पर टक्कर लगी। अब एनर्जी जो एक मतलब एक पॉइंट पे मतलब क्या थी, बिल्कुल वो जो है मतलब स्टोर्ड थी, बिल्कुल फ्री मोशन में थी, और उसमें कोई प्रकार का ना फोर्स था ना कुछ था। वो एक प्रकार की क्या थी, मतलब किस पोजीशन में कह सकते हैं उसको, मतलब विरामावस्था में थी। जड़त जो एनर्जी हम लोग पढ़ाते हैं फिजिक्स में कि विराम का जरूरत, तो अभी विरामावस्था में थी, आगे टक्कर इसने मार दिया। गति की अवस्था में आगे एनर्जी, और गति की अवस्था में आके विमोचित होने का, बाहर निकलने का प्रयास कर रही है। जब ये एनर्जी बाहर निकलेगी तो क्या करेगी बच्चे, तरंगों के रूप में बाहर निकलेगी, भूगर्भिक तरंगों के रूप में, जिन्हें ही भूकंपी तरंगे कहते हैं, भूगर्भिक तरंगों के रूप में बाहर निकलने का प्रयास करेगी। तो ये जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति सबसे पहले होती है वही फोकस कहलाता है, ठीक है। भूकंप की उत्पत्ति जहाँ पर होती है उसे फोकस कहते हैं, ठीक है ना। फोकस के आसपास का जो क्षेत्र होता है, फोकस के आसपास पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा के निष्कासन के जिन भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूगर्भिक तरंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तरंगों की जो है एक उत्पत्ति हुई, यहाँ पे तरंगे बाहर निकल के आ रही हैं, तो क्या कहेंगे, भूगर्भिक तरंगे कहेंगे, ठीक है बच्चे। और एक बात याद रखिएगा, जो ये तरंगे निकल रही हैं सबसे पहले जिस बिंदु पर पहुँचती हैं उसे कहते हैं अधिकेंद्र कहते हैं। तो सबसे पहले तरंगे यहीं पहुँचेंगे अधिकेंद्र पर, सबसे पहले तरंगे जिस बिंदु पर पहुँचती हैं उसे क्या कहेंगे, अधिकेंद्र कहेंगे। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। और क्या होता है, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले भूकंपी तरंगे या भूगर्भिक तरंगे सबसे पहले कहाँ पहुँचती हैं, सबसे पहले क्या पहुँचती हैं, ऐसे करके एनर्जी निकली, ठीक है। तो ये अधिकेंद्र है, अधिकेंद्र, और ये क्या हो गया, फोकस हो गया, मतलब ये फोकस हो गया। पूछता है अधिकेंद्र और फोकस के बीच कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। मतलब अधिकेंद्र और फोकस के बीच 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है ना। कितने डिग्री का कोण होगा बच्चे, 90 डिग्री का। मतलब सबसे पहले तरंगे अधिकेंद्र पर पहुँचती हैं। फोकस से निकलने वाली जो तरंगे होती हैं वो सबसे पहले कहाँ पहुँचती है बच्चे, अधिकेंद्र पर पहुँचती हैं, जिसे बोलते हैं एपिसेंटर। समझ रहे हो आप बात को, मैं समझ रहा हूँ कि आपको इतनी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी, आप सारा चीज़ समझ के होंगे कि फोकस क्या होता है। पृथ्वी के धरातल के नीचे ऐसा बिंदु जहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड होती है, किसी कारणवश एनर्जी बाहर निकलने का प्रयास करती है भूगर्भिक तरंगों के रूप में। वही भूगर्भिक तरंगे चारों तरफ फैलती हैं। जो सबसे पहले तरंगे पहुँचती हैं पृथ्वी के धरातल पर,
पृथ्वी के धरातल पर जिस बिंदु पर पहुँचती हैं वहीं से क्या होता है, उसे कहते हैं भूकंपी, वही बोलते हैं अधिकेंद्र। अब जैसे कहा गया कि टर्की में, अब टर्की जो एक क्षेत्र था, टर्की में जैसे मान लीजिए ईपी सेंटर, पहला ईपी सेंटर था, तो जो ईपी सेंटर था मान लीजिए यहाँ पे कहीं क्या कहते हैं, मैंने कहा 90 डिग्री में होगा। एक बात याद रखना, मैंने कहा कि ईपी सेंटर और फोकस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए है, तो सबसे पहले इसी के नीचे, जस्ट इसके नीचे तरंगे होंगी। तो बात समझना, इसके नीचे ही होगा ये, क्योंकि 90 डिग्री का इसके सामने होना चाहिए, इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इस बात को भी दिमाग में रखना है आपको। मान लीजिए ऐसे करके है, तो यहाँ पे ईपी सेंटर बना टर्की में, तो जहाँ भी ईपी सेंटर बनता है उसके आसपास के रीजन में तरंगे फैलने लगती हैं। अब फैलती हैं, बहुत तबाही कर देती हैं ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे भूकंप छाया क्षेत्र का भी हम लोग आपको बताएंगे कि भूकंप छाया क्षेत्र क्या होता है, कितने कितने के बीच में होता है। क्योंकि यहाँ पे भूकंप छाया क्षेत्र का मतलब क्या होता है बच्चे, भूकंप छाया क्षेत्र उसे कहते हैं जहाँ पर भूकंपीय तरंगे नहीं पहुँच पाती हैं, ठीक है। भूकंपीय या भूगर्भिक तरंगे नहीं पहुँच पाती हैं, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं भूकंप छाया सॉरी भूकंप छाया क्षेत्र बोलते हैं। मैंने बताया थोड़ा मुंह से टंग स्लिप ऑफ टंग, तो उसे भूकंप छाया क्षेत्र बोलते हैं, टंग नहीं टंग, सॉरी भूकंप छाया क्षेत्र बोलते हैं। तो उसको भी दिमाग में आपको जो है रखना है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चे। और ये जो मैं आपको बता रहा था, कभी कभी प्रश्न में वनडे एग्ज़ाम में भी पूछ लेता है। बाकी जो है अगर आप पीसीएस वगैरह कहीं पे ऐसी तैयारी करते हैं तो वहाँ पे भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो ये आप चीज़ें दिमाग में रखिएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो बहुत बड़ा है ये वाला पॉइंट, इस पर हम लोग जो है आज प्राकृतिक जन्य भूकंप मानव जनित भूकंप के बारे में जान लेते हैं। मानव जनित भूकंप क्या होते हैं और प्राकृतिक भूकंप के बारे में जो हम लोग कल चर्चा करेंगे, क्योंकि थोड़ा मुझे आज काम है, इसलिए हम लोग जो है कुछ बातें कल की क्लास में करेंगे। लगातार धीरे धीरे पढ़ेंगे थोड़ा सा। आज मैं मैथमेटिक्स की भी क्लास आपको मतलब शूट करना है अभी हम लोग इसके बाद, क्योंकि मैं भी फ्रेश हुआ हूँ, मतलब फिट हूँ। मुझे लग रहा है कि अब एनर्जी आ गई है, तो मुझे बस जो है करना है। मुझे कई बार ऐसा हुआ कि बस कि चले जाओ यहाँ से, छुट्टी ले लो थोड़ा सा अभी 2-3 दिन का, क्योंकि बुखार है, ये है। मौसम चेंज हो रहा है ना, ठंडी से गर्मी के बीच में प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो मौसम का परिवर्तन है, तो थोड़ा सा वायरल फीवर था। खैर अभी मैं फिट एंड फाइन में, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो भूकंप के कारण और प्रकार, पहले भूकंप के प्रकार के बारे में जानेंगे। मानव जनित भूकंप और प्राकृतिक जन्य भूकंप और स्थिति के आधार पर। तो मानव जनित भूकंप में आपको नियत भूकंप मिलेगा, विस्फोटक भूकंप मिलेगा, बांध या जलाशय प्रेरित भूकंप मिलेगा, ठीक है। और प्राकृतिक जन्य भूकंप में आपको विवर्तनिक भूकंप मिलेगा, ज्वालामुखी प्रेरित भूकंप मिलेगा, संतुलन मूलक भूकंप, पताली भूकंप। और अवस्थी के आधार पर महाद्वीपीय भूकंप और महासागरीय भूकंप। फोकस की गहराई के आधार पर कम गहराई वाले, मध्य फोकस गहराई वाले भूकंप और गहरे फोकस की गहराई वाले भूकंप। तो कम फोकस की गहराई वाले भूकंप होते हैं जो सबसे ज़्यादा तबाही करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तरंगे आती हैं और बहुत भारी मात्रा में तबाही करती हैं। तो हम लोग सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, दोनों प्रभाव को जानेंगे, क्योंकि हर बार नकारात्मक प्रभाव तो करता है, कहीं ना कहीं इसका सकारात्मक भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो आप मेरे बात को ये ना सोचिए कि नहीं सर बोल रहे हैं कि भूकंप आना अच्छी बात है, अच्छी बात के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये इसका सकारात्मक प्रभाव भी देखने को जो है मिल जाता है कहीं कहीं पर। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नियत भूकंप क्या होता है, व्हाट इज़ नियत, मतलब नियत भूकंप क्या होता है। तो इसका मुझे हिंदी में, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, इंग्लिश नहीं पता है, तो आपसे बताऊँ पहले। तो नियत भूकंप क्या होता है। तो नियत भूकंप बच्चे ये होता है जहाँ पे खनन होता है, कोयला खनन है या यही खनन है, माइंस का काम होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जब खनन करते करते हम लोग चले जाते हैं तो धरातल का एक ऐसा पार्ट होता है जो नीचे चला जाता है। ये भी नीचे चला गया तो धरातल का एक बड़ा सा पार्ट नीचे सबडक्ट हो जाता है, नीचे चला जाता है। खनन करते करते जाएंगे, जैसे मान लीजिए खनन कर रहे हैं ऐसे करके, गोला गोला सा है, उसमें ड्रिल से ड्रिल करते जा रहे हैं, और कभी कैसा अचानक क्या हुआ कि वो ऊपरी वाला भाग जो ऊपर की धरातल वाला जो क्रस्ट थी वो नीचे चली गई, ठीक है। नीचे मतलब धक्का मार के ऐसे चली, नीचे चली गई। और जब नीचे चली जाती है तो क्या हो जाता है, मैंने बताया एनर्जी होती है नीचे, यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड है, और ये वाली प्लेट, ये वाला टुकड़ा यहाँ नीचे गया स्पीड में, तो एनर्जी स्टोर्ड है, वो कंपन होने लगा, मतलब एनर्जी में थोड़ा सा मूवमेंट आया।
तो एनर्जी बाहर निकलने का प्रयास करेगी। जब एनर्जी बाहर निकलेगी तो तरंगों के रूप में आएगी, वो भूकंप लाती है। तो इससे भूकंप थोड़ा ज़्यादा खतरनाक नहीं आते, थोड़े बहुत आते हैं। मामूली भूकंप की तरंगें आती हैं, तीव्रता ज़्यादा नहीं होती, इंटेंसिटी जो है नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जो आया था टर्की और सीरिया में 7.8 तीव्रता का था, बहुत खतरनाक था। हम जब 2016 में, हाँ 16 में हम 11th में थे उस समय, तब जाके जो है भूकंप आया था। हम लोग के समय में एक भूकंप आया है, काफ़ी वो था। हम लोग विद्या मंदिर पढ़ते थे तो वहाँ पे जो है भूकंप आया। हम लोग पढ़ रहे थे, फिजिक्स की क्लास चल रही थी, तो हम लोग पढ़ रहे थे, सर पढ़ा रहे थे मास चैप्टर का, कुछ ऐसे स्टार्टिंग हुआ था। हाँ फिजिक्स का जो है वो चैप्टर था, जो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, ठीक है, लंबाई होता है, किलोग्राम समय, ऐसे करके बता रहे थे। फंडामेंटल कितनी राशियाँ होती हैं, कितनी मूलभूत भौतिक राशियाँ हैं, तो उसके बारे में बताते बताते उन्होंने डिस्कस कर दिया था कि ये जो है, डिस्कस क्या करते कर ही रहे थे, अचानक से बता रहे थे कि उस समय बीज हिलने लगा, हम लोग भागना चले गए चालू कर दिए। फिर हम लोग 2 दिन का अवकाश ही मिला था। तो ऐसे ही हम लोग एक बार देख चुके हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम लोग का नुकसान नहीं हुआ था। वहाँ पे थोड़ा बहुत हुआ था, ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं थी। तो वो जो एपी सेंटर था दिल्ली में था, एपी सेंटर, और प्रभाव हमारे प्रयागराज, फतेहपुर और हर जगह देखने को मिला था। खैर छोड़ो, भगवान ऐसी तबाही से बचाए, ऐसी आपदा ना आए। तो नियात भूकंप वही भूकंप होते हैं जो खनन के क्षेत्रों में आते हैं। विस्फोटक भूकंप क्या होते हैं, कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये मानव जनित है। नियात भूकंप हमने ड्रिल किया, हम अपनी वजह से भूकंप लाए। विस्फोटक भूकंप जहाँ पे कभी हम लोग परमाणु परीक्षण करते हैं, जहाँ पे परमाणु परीक्षण किया, जैसे पोखरण है या उड़ीसा का कई क्षेत्र है, तो ऐसी जगह में परमाणु परीक्षण किया जाता है जहाँ आसपास तक 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक कोई रहता ना हो। क्योंकि जब परमाणु परीक्षण होता है, तो मैंने बताया ना कि ज़मीन के अंदर किया जाता है परमाणु परीक्षण। तो परीक्षण करने के बाद क्या होता है कि एक परीक्षण करने पर बहुत सारी वेव्स निकलती हैं, इकट्ठा निकलती है। जब वेव्स निकलती हैं तो वेव्स क्या करती हैं, कंप्रेशन, मतलब क्या लाती हैं, कंपन लाती हैं। तो जो वही कंपन जब लाती है, वाइब्रेशन, तो इससे क्या होता है, धरती मतलब ऊपर की क्रस्ट जो हिलने लगती है। तो वही होता है कि भूकंप जब हम लोग जब इसका परीक्षण करते हैं, क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए हम परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, तो उससे बहुत सारी रेज निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा रेज, एक्स रेज, इतनी रेज निकलती हैं कि वो जब आती हैं, वो निकलती हैं बाहर की ओर, तो वो जो है कंपन ला देती हैं, तो उससे भी भूकंप आते हैं। तो ये विस्फोटक भूकंप होते हैं। बांध या जलाशय प्रेरित भूकंप क्या होते हैं, वैसे तो प्रेरित भूकंप जो बांध या जलाशय भूकंप होते हैं, ये प्राकृतिक भूकंप भी होते हैं, लेकिन बहुत कम देखने को मिलते हैं कि कहीं पर बांध बना हुआ है, कहीं पर जलाशय बना हुआ है बहुत बड़ा, प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है, तो उससे भूकंप आने की संभावना कम रहती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे देखा कि एक तालाब ऐसे करके बना हुआ है जो प्रकृति द्वारा बनाया गया है, मतलब प्रकृति द्वारा यहाँ पानी भर गया है, जलाशय बन गया है, ठीक है। अब मनुष्य ने एक जलाशय बनाया, भैया बना दिया उसने, इतना बड़ा जलाशय बना दिया। अब उसकी आवश्यकताएं बढ़ी, इसने कहा कि नहीं पूरी क्रस्ट है नीचे, ठीक है। अब मनुष्य ने कहा कि नहीं, इसमें अभी जो है मान लीजिए कि लगभग इसमें जो है 40 के आसपास इसका जो है मैं क्यूबिक टन, हाँ क्यूबिक टन, मान लीजिए 400 क्यूबिक टन इसमें पानी भरा हुआ है अभी जलाशय में। अब उसको आवश्यकता पड़ी, उसने कहा नहीं 400 और बढ़ा देंगे, 800 कर देंगे। 400 की क्षमता थी, 800 कर दिया इसने। तो क्या हुआ, नीचे दबाव बढ़ गया नीचे। तो यहाँ पे एनर्जी जो स्टोर थी उस पर प्रेशर लगा, वो एनर्जी बाहर निकल के आ गई। तो बाहर निकल के आएगी क्या, तबाही मचाएगी। एनर्जी जो हैगी, जो एनर्जी बाहर निकलेगी वो तरंगों के रूप में निकलेगी। तरंगे क्या हो, PSL के रूप में आएंगी, ठीक है। PSL के रूप में ऐसे करके तरंगे निकलेंगे, ऐसे करके, ऐसे है ना, ऐसे करके। तो भूखंड है PSL, ठीक है, ऐसे करके तरंगे आएंगी। तो इस बात को दिमाग में रखना कि ये होता है। तो इन्हें कहते हैं बांध या जलाशय प्रेरित भूकंप। कोयना बांध है, कोयना एक बांध है, पूछा जाता है वनडे एग्जाम में, कोयना बांध कहाँ पर है, किस राज्य में है। तो महाराष्ट्र राज्य में कोयना बांध है, जहाँ पर भूकंप इसी वजह से आया था, क्योंकि वो बांध की क्षमता 800 टन थी, ऐसे कुछ थी, 8000 टन या 8000 क्यूबिक टन ऐसे करके थी। तो उसमें क्या हुआ था, उस पर जलाशय में वही बांध में पानी की मात्रा बढ़ा दी गई थी, जिससे नीचे दबाव पड़ा, एनर्जी भूकंपी तरंगों के रूप में बाहर आई और वहाँ पे भूकंप आया था, ठीक है ना। तो इसी में क्या हुआ, भूकंपी या बहुत फेमस है महाराष्ट्र का कोयना भूकंप, फेमस है, वहाँ पे आया था भूकंप। क्योंकि क्या हुआ था कि महाराष्ट्र से लेके और यहाँ पे आंध्र प्रदेश के बीच में एक भ्रंशन बन गया था। उस्लामाबाद करके था वहाँ पे, उस्लामा करके कुछ नाम याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे एक भ्रंश बन गया था इनके बीच में, इन्हीं के बीच से भ्रंश के जरिए वेव्स निकली थी बाहर, चटकन, ऐसे चटकन हुआ, तो भ्रंश के रूप में तरंगे बाहर निकली और इससे जो है भूकंप आया था। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। प्राकृतिक जन्य भूकंप को हम लोग जो है
अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और आगे भी हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो क्या बोलते हो आप लोग? तो हमको अब यहाँ पे आप थोड़ा सा क्या कहते हैं स्टॉप करेंगे। अब अगले क्लास में हम लोग जो है फिर मिलेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को बताइए, अपने भाई और बहनों को बताइए, आसपास पड़ोसियों को बताइए जो पढ़ने वाले हैं। बेवकूफ़ों को ना भेजिएगा कि उनको भेज दो तो कह देंगे हम चल रहा है ये वैलेंटाइन डे सीजन चल रहा है अब भेज रहे हैं ऐसा। तो ऐसा नहीं करिएगा, उनको वही वाली चीज़ें भेजिएगा कि आज कौन सा डे है। तो मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप बताइएगा अच्छा कौन सा डे आज, कमेंट बॉक्स में बताइए, ऐसा नहीं कहूँगा। और ऐसा नहीं करना कि आप लोग बताएं हमें, ठीक है। खैर छोड़ो, आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, मुंह में रटा होगा 21 दिन का पूरा डेट। अभी मैं 21 दिन में अगर पूछूं कि कौन सा तारीख को क्या मनाया जाता है 20 फरवरी में, आप किसको मैं बोलूँगा तो आप कमेंट करेंगे तो भाई है, लेकिन आप कैसे कमेंट करेंगे? तुरंत देखेंगे गूगल में सर्च किया, अच्छा हाँ 12 फरवरी को कौन सा दिवस है, अच्छा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये चीज़ें हैं फरवरी में, आप चेक करिएगा। आप महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, ऐसे फरवरी में कई ऐसे देश मतलब ऐसे दिवस हैं जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन रहते हैं हमेशा, ये नहीं याद होंगे। 4 तारीख को ये डे था तो वो डे था, खूब याद है आपको। तो आपसे आज अच्छा लगा जान के। चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।